की क्रांति पढ़ रहे थे, है ना? उसमें हमने जो पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था कहाँ की क्रांति पढ़ी थी? सबसे पहले नसीराबाद वाली पूरी पढ़ा दी होगी, पढ़ा दी थी ना? तो एक नसीराबाद वाली अपनी जो क्रांति थी ये कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में अपने दूसरी जो क्रांति होती है, दूसरी जगह जो क्रांति होती है वो कहाँ होती है? नीमच में। नसीराबाद वाली क्रांति कब हुई थी? 28 मई को, है ना? और ये वाली क्रांति कब हुई थी? 3 जून के दिन। ठीक है, ये जो दोनों क्रांतियां हैं इनमें हम लोग शायद नीमच की कंप्लीट नहीं बताई थी। क्या क्या बता दिया था नीमच में? हाँ, अच्छा, यहां तक बता दिया था आपको। ये शरण वरण सबने दे दी थी। अब हमने बात की थी कहाँ? चित्तौड़ में बंदी बनाया था। कुछ सोर्स ये बताते हैं डुंगला गांव के बारे में भी कि उन्होंने उनको बंदी बना दिया था। और मेरी बात तो सुनिए, देखो आप, इतिहास में 2 चीज़ होती है, हमेशा ध्यान रखो। एक फैक्ट होते हैं, एक उसका कंसेप्ट होता है ना? आपने किसी किताब से कुछ पढ़ लिया तो इसका मतलब इतिहास में कोई चीज़ कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती। एब्सोल्यूट क्या मतलब? जो लिखा हुआ है कोई दावे के साथ नहीं कह सकता, मतलब ये मैं जो बता रहा हूँ ये कंफर्म ही था, है ना? जब इतिहास पढ़ो तो थोड़ा सा इन चीज़ों को साइड में रखा करो प्लीज़। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ बंदी बनाया गया था, कुछ लोग कहते हैं कि उनको शरण दी थी। आपको बिल्कुल ही नहीं पूछेंगे, बोले बताओ भाई डुंगला में शरण दी थी, बंदी बनाया गया था। तो इतनी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और अभी शायद आप लोग प्रारंभिक स्तर पर इतिहास पढ़ते हैं, इसलिए किसी भी फैक्ट को लेकर आप तुरंत बोल देते नहीं सर ऐसा हुआ था, है ना? तो वास्तविकता में ये है, जैसे जैसे आप इतिहास पढ़ोगे, अच्छा एक विषय के रूप में इतिहास पढ़ोगे, विषय के रूप में इतिहास बड़ा अलग होता है। फिर धीरे धीरे समझ में आता है, बोला हाँ इसमें इसने ये कहा है, इसने ये कहा है, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था। खूब सारी थ्योरीज चलती हैं, समझ गए ना? हम लोग उन थ्योरीज की बात करते हैं जो कॉमन होती है। कॉमन का मतलब ज़्यादातर लोग जिसके पक्ष में होते हैं, ठीक है ना? तो आपको जो अच्छा लगे, चलो बंदी बना दिया डुंगला गांव में, बस आप खुश हो। चलिए, अब नीमच में क्रांति 3 जून को हुई थी। नीमच से ये जो क्रांतिकारी जो थे ये चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा होते हुए कहाँ पहुँच गए थे? शाहपुरा। शाहपुरा का शासक कौन था भाई? लक्ष्मण सिंह। उसने किसका सहयोग किया था? क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। जबकि उसने किसका सहयोग नहीं किया था? अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था। जब 100 वर्ष पहुंचे थे तो उन्होंने दुर्ग के दरवाजे खोलने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। शाहपुरा से ये सैनिक जो थे वो कहाँ पहुंचे थे? देवली। अपने एक निम्बाहेड़ा की भी बात करेंगे। देखो, ये नीमच वाले सैनिक जब निम्बाहेड़ा जाते हैं, निम्बाहेड़ा वर्तमान चित्तौड़ में है और उस समय टोक राज्य का हिस्सा था। कौन से राज्य में आता था ये? टोक राज्य में, ठीक है ना? तो टोक राज्य में निम्बाहेड़ा जो जगह थी वहां पर किसका स्वागत किया गया था? क्रांतिकारियों का स्वागत किया गया था। जब हम लोग टोक की बात करेंगे उसी समय वहां पर निम्बाहेड़ा वाली बात भी कर लेंगे, ठीक है ना? उसमें 2-4 चीज और है, वो एक साथ ही कर लेंगे। देवली जब गए तो देवली में हमने पढ़ा था कि यहां कौन सी सेना होती थी? कोटा कंटिंजेंट। ये कोटा कंटिंजेंट कहां गई हुई थी? मथुरा। ये तो कहां गए हुए थे? मथुरा। और यहां पर एक दूसरी सेना थी
वो सेना कौन सी थी? महिदपुर के सैनिक थे। इन सैनिकों को बोला यार तुम चलो साथ, तो ये भी किसके साथ में हो गए थे? क्रांतिकारियों के साथ में हो गए थे। ठीक है ना, किसके साथ में हो गए थे? क्रांतिकारियों के साथ में। अब जैसे इसी शब्द को ले लीजिए आप, कुछ लोग इनको विद्रोही कहते हैं और कुछ इनको क्रांतिकारी कहते हैं, है ना। विद्रोहियों में क्रांतिकारियों में हालांकि ज्यादा अंतर तो नहीं होता, भाई किसी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया हो तो वही तो क्रांतिकारी होते हैं ना। लेकिन विद्रोही शब्द थोड़ा अटपटा लगता है। देखो, विद्रोही शब्द जो है वो अटपटा लगता है, तो क्रांतिकारी शब्द ज्यादा अच्छा लगता है। कोई बोलेगा सैनिकों का विद्रोह था ये, कोई बोलेगा नहीं साहब जनता भी इसमें शामिल थी, जन विद्रोह था ये, तो वो सारी चीजें इसके साथ में चलती रहेगी। अब ये महिदपुर के जो सैनिक थे ये भी इनके साथ में हो गए, और अब यहां से महिदपुर की सैनिक टुकड़ी को लेकर ये कहां पहुंच गए साहब? दिल्ली। ठीक है ना, तो ये सैनिक भी कहां पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। दिल्ली क्यों पहुंच रहे थे? क्योंकि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेता माना था, और अपने नेता का सहयोग करने के लिए ये लोग कहां जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। ठीक, यहां तक लिख लिया था क्या? लिख लिया था ये तो। अब आपको पता है नीमच में जो क्रांति हुई थी, नीमच उस जमाने में किस राज्य का हिस्सा था? किस राज्य का हिस्सा था ये? उदयपुर या मेवाड़? ठीक है ना, कौन से राज्य का हिस्सा था? उदयपुर या मेवाड़। अब नीमच में जो क्रांति होगी तो उस समय यहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था भाई? पर क्यों नहीं जा रहा? ये बड़ा हो गया शायद, है ना। अरे मेवाड़ का शासक कौन था? कौन था? मेवाड़ का शासक 1857 की क्रांति के समय कौन था? स्वरूप सिंह। तो यहां का शासक तो कौन था? स्वरूप सिंह। ये जो स्वरूप सिंह था ये पक्का किसका मित्र था? अंग्रेजों का मित्र था। अंग्रेजों की खूब सहायता की इसने, और इसने कुछ सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे इसने? स्वरूप सिंह ने चलाए। तो वो सिक्के क्या कहलाए थे? स्वरूप शाही। सिक्कों को क्या बोला गया था? स्वरूप शाही सिक्के। और स्वरूप शाही सिक्के जो थे इनके ऊपर इसने एक लाइन लिखवाई थी। वो लाइन क्या लिखवाई थी इसने? दोस्ती लंदन। क्या लिखवाया था उसने? दोस्ती लंदन। और अक्षय कुमार ने बाद में क्या किया था? नमस्ते लंदन। और इसने क्या किया था? दोस्ती लंदन। समझ गए ना? दोस्ती लंदन का मतलब क्या हुआ? अरे हम किसके फ्रेंड हैं? हमारे दोस्त कौन है? लंदन वाले, यानी अंग्रेज। समझ गए ना? तो स्वरूप शाही सिक्के किसने चलाए थे? स्वरूप सिंह ने। और स्वरूप सिंह ने ये जो सिक्के चलाए थे इनके ऊपर क्या लिखवाया था? दोस्ती लंदन। ठीक है ना? तो किस रियासत ने दोस्ती लंदन लिखे हुए सिक्के चलाए थे? मेवाड़ रियासत ने। मेवाड़ रियासत के कौन से शासक ने? स्वरूप सिंह ने। सिक्के कौन से थे वो? स्वरूप शाही सिक्के। शायद ये नहीं लिखा होगा आप लोगों ने, यही रह गया था ना। ठीक, लिखे आप। मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने दोस्ती लंदन लिखे हुए, दोस्ती लंदन लिखे हुए स्वरूप शाही सिक्के चलाए। दोस्ती लंदन लिखे हुए स्वरूप शाही सिक्के चलाए। लिख लिया? समझ गए? तो जो दो जगह क्रांति हो गई, एक तो कहां की? नसीराबाद की, और दूसरी कहां की? नीमच में। नीमच में क्रांतिकारियों को शपथ कौन दिलवा रहा था? कर्नल एबोट। विरोध किसने किया था?
मोहम्मद अली बेग ने। और नीमच में क्रांति का शुरुआत, जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी? किसके नेतृत्व में? हीरा सिंह के नेतृत्व में हुई थी, है ना। और ये जो सैनिक थे, इन्होंने जब यहाँ पर क्रांति की तो 40 जो अंग्रेज थे वो भाग कर गए। कौन से गांव? डुंगला। कौन से किसान ने शरण दी थी? ठीक है ना। इनको कहाँ ले जाया गया था? उदयपुर। उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको कहाँ पर शरण दी थी? जग मंदिर महलों में। ठीक। ये जो सैनिक थे ये कहाँ पर गए थे? शाहपुरा। निम्बाहेड़ा की बात हम बाद में करेंगे। शाहपुरा गए थे, वहाँ के शासक लक्ष्मण सिंह ने इनका क्या किया था? स्वागत किया था। फिर देवली गए थे और देवली से महिदपुर के सैनिकों को साथ में लेकर कहाँ चले गए थे? दिल्ली चले गए थे। क्लियर। और मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने सिक्के भी चलाए, स्वरूप शाही सिक्के। उन सिक्कों के ऊपर उसने क्या लिखवाया था? दोस्ती लंदन। ठीक है ना। तो ये 2 जगह की क्रांति हो गई साहब। अब 3 जगह हो गई वैसे क्रांति। सैनिक छावनियां कितनी थी अपनी? 6। कितनी सैनिक छावनियों में क्रांति हो गई? कौन कौन सी में? सबसे पहले नसीराबाद, फिर देवली में हो गई ना, क्योंकि देवली में ये सैनिक गए हैं। और देवली में इन सैनिकों के साथ में वहां पर जो सेना थी, जो सैनिक थे, वो भी किसके साथ में हो गए? देवली के सैनिक नीमच वाले सैनिकों के साथ में हो गए। और ये भी कहां पर चले गए? दिल्ली चले गए। अब एक और सैनिक छावनी है अपनी, वो कौन सी है? एरिनपुरा। एरिनपुरा कहां पर है भाई? यहां पर कौन सी सेना थी? जोधपुर लीजियन। ठीक। ये जो जोधपुर लीजियन थी, इसमें कोई पूर्वीय सैनिक थे। पूर्वीय सैनिक यानी जो पूर्व के सैनिक होते थे, यूपी बिहार साइड के जो सैनिक होते थे, उनको क्या बोलते थे? पूर्वीय सैनिक। ये पूर्वीय सैनिक जो थे माउंट आबू गए हुए थे। ये कहां पर गए हुए थे? माउंट आबू। इसकी एरिनपुरा वाली जो सैनिक छावनी है जोधपुर लीजियन, इसके सैनिकों ने जो क्रांति की शुरुआत की है वो कहां से की है? माउंट आबू से की है। और वो कब की है उन्होंने? 21 अगस्त के दिन। तो अब ये जो थे, जो पूर्वीय सैनिक या जोधपुर लीजियन के सैनिक माउंट आबू गए हुए थे, उनको भी क्रांति के बारे में पता चला। जब इनको क्रांति के बारे में पता चला तो 21 अगस्त के दिन एरिनपुरा के सैनिकों ने कहां पर क्रांति की शुरुआत कर दी भाई? माउंट आबू से। अब आपको पता है कि माउंट आबू गर्मियों में ब्रिटिश प्रशासन का केंद्र होता था राजस्थान में। माउंट आबू ही तो होता था ना। अंग्रेजों का जो प्रशासनिक केंद्र होता था गर्मियों के लिए, वो क्या होता था? माउंट आबू होता था। इस समय एजीजी कहां पर होगा? माउंट आबू में ही होगा ना। तो यहां पर इस समय कौन भी था? एजीजी भी था। एजीजी यहां पर था। इसका एजीजी जो थे इस समय, एजीजी कौन थे? एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस याद रख लेना आप। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का एक पुत्र था भाई, ठीक है ना। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र था, उसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर लॉरेंस। पुत्र का नाम क्या था? अलेक्जेंडर लॉरेंस। तो 21 अगस्त के दिन माउंट आबू में क्रांति की शुरुआत हुई। कौन से सैनिकों ने शुरू की? एरिनपुरा के सैनिकों ने। और उन्होंने जब यहां पर हमला किया तो कौन घायल हो गया था? अलेक्जेंडर लॉरेंस क्या हो गया था भाई? घायल हो गया था। और ये अलेक्जेंडर लॉरेंस कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र था। यहां पर क्रांति करके ये सैनिक माउंट आबू से नीचे उतरे और नीचे उतरकर कहां जा रहे थे? एरिनपुरा गए। अपने बाकी के साथियों को साथ में लिया और फिर उसके बाद में कहां के लिए निकल रहे थे? दिल्ली के लिए निकल रहे थे। इन्होंने एक नारा दिया था, एक नारा देते हुए जा रहे थे ये। वो कौन सा नारा था? चलो दिल्ली, मारो फिरंगी।
और फिरंगी किसको कहते थे? किसको बोलते थे? क्यों बोलते थे? जो समुद्री लुटेरे होते थे उन समुद्री लुटेरों को क्या बोलते थे? फिरंगी। अंग्रेज भी किधर से आते थे? समुद्री मार्गों से आते थे, और इसलिए जब समुद्री मार्गों से आने वाले लुटेरे थे ये भी भारत को लूट रहे थे, इसलिए भारतीयों ने इनको क्या बोल दिया? फिरंगी बोल दिया, है ना। तो यहां तक लिखो पहले, एरिनपुरा, एरिनपुरा। और एरिनपुरा में डैश करके लिखिए आप 21 अगस्त। एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत कब होगी? 21 अगस्त 1857। तो पता ही है आपको, है ना। तो लिखिए आप एक लाइन, पूर्बिया सैनिकों ने, ये जोधपुर लीजियन के सैनिक ही है, जोधपुर लीजियन के सैनिक ही है, लेकिन यूपी बिहार साइड के थे, इसलिए इनको क्या बोलते थे? पूर्बिया। कौन से सैनिक बोलते थे उनको? पूर्बिया सैनिक बोलते थे। नहीं समझे क्या? नहीं, आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो आप सीधे लिख दो, जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने 21 अगस्त के दिन, 21 अगस्त के दिन माउंट आबू, माउंट आबू माउंट आबू में क्रांति की शुरुआत की, क्रांति की शुरुआत की। लिख लिया? नेक्स्ट लाइन लिखिए आप, क्रांतिकारियों ने एजीजी, क्रांतिकारियों ने एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र, क्या नाम था उसका? अलेक्जेंडर लॉरेंस। अलेक्जेंडर लॉरेंस के भी 2-4 थप्पड़ लगा दी। लिखो, अलेक्जेंडर लॉरेंस को बात है कि है ना, घायल होने का मतलब क्या है? ज़्यादा नहीं लगी, लगी है लेकिन उतनी नहीं लगी कि वो मर जाए, है ना। उसको क्या कर दिया? घायल कर दिया। लिख लिया? अच्छा, थप्पड़ ही लगा दी क्या आपने वास्तव में ही? लिखे आप लोग, अलेक्जेंडर लॉरेंस को घायल कर दिया। लिख लिया? अब ये सैनिक यहां क्रांति, यहां का एक अधिकारी भी था हॉल, उसके आवास पर भी क्या कर दिया था इन्होंने? आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमण के दौरान आपको पता है क्रांतिकारी शुरू में क्या करते थे? अंग्रेज अधिकारियों पर क्या करते थे? आक्रमण किया करते थे। तो यहां पर भी आक्रमण होगा। एजीजी का पुत्र कौन था? अलेक्जेंडर। ये आ गया चपेटे में, और ये चपेटे में आ गया, तो ये क्या हो गया था? वहां पर घायल हो गया था। अब वहां से ये सैनिक नीचे उतरे, अपने बाकी के साथियों को साथ में लिया एरिनपुरा से, और कहां के लिए रवाना हुए? दिल्ली के लिए। नारा कौन सा लगा रहे थे? चलो दिल्ली, मारो फिरंगी, है ना। लिखे आप, जोधपुर लीजियन के इन सैनिकों ने, जोधपुर लीजियन के इन सैनिकों ने जोधपुर लीजियन के इन सैनिकों ने एरिनपुरा से अपने बाकी साथियों, एरिनपुरा से
अपने बाकी साथियों को साथ में लिया, अपने बाकी साथियों को साथ में लिया तथा चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ, चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। ठीक है ना, कहां के लिए रवाना हो गए? दिल्ली के लिए। अब जब ये दिल्ली के लिए जा रहे थे, घटनाक्रम को थोड़ा सा याद रखा करो। शुरुआत कहां से की इन्होंने? माउंट आबू से। माउंट आबू से कहां जा रहे थे? मतलब कहां पर आए? एरिनपुरा। एरिनपुरा से बाकी साथियों को साथ में लिया और कहां जा रहे थे? दिल्ली। जब ये दिल्ली जा रहे थे तो बीच में एक गांव पड़ा, खेरवा गांव। गांव कौन सा था? खेरवा पाली में है। इस खेरवा गांव में इनको एक आदमी मिला। वो कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कौन थे ये? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कौन थे भाई? ये कौन थे? आवा के जागीरदार या आवा के सामंत। और आवा का जो ठिकाना होता था, ये ठिकाना किसके अधीन होता था? मारवाड़ राज्य के अधीन होता था, जोधपुर राज्य के अधीन होता था। ठीक है ना। आवा का जो ठिकाना था, यानी हम ये कह सकते हैं कुशाल सिंह चंपावत जो है वो किसके अधीन है? मारवाड़ के अधीन है, जोधपुर के अधीन है। और इस समय जो मारवाड़ का या जोधपुर का जो शासक था, जोधपुर का शासक कौन था भाई? हाँ जी, तख्त सिंह। जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह थे। इस तख्त सिंह के और कुशाल सिंह के, इन दोनों की अनबन रहती थी। यानी सामंतों के और शासकों के अनबन रहती ही थी। वैसे इसका एक कारण और भी था, सहायक संधि भी इसका कारण थी। आपको पता है पहले राजा के यहाँ सामंत जो होते थे उनका बड़ा महत्व होता था, क्योंकि राजा को सैनिक सहायता कौन देते थे? सामंत दिया करते थे। अब राजाओं ने सहायक संधि किसके साथ में कर ली? अंग्रेजों के साथ में। अंग्रेज किसको सहायता करेंगे? राजाओं को सहायता करेंगे। सहायक संधि की यह शर्त थी ना, जब शासकों को आवश्यकता होगी तो सहायता कौन करेंगे? अंग्रेज। और जब अंग्रेजों को आवश्यकता होगी तो सहायता कौन करेंगे? राजा करेंगे। ठीक इस तरह से मामला होने लगा। अब पहले राजा सामंतों पर डिपेंडेंट होता था, सामंतों पर आश्रित होता था कि उसको सामंत सहायता करेंगे। अब बताओ, जब सहायक संधि हो गई तो तख्त सिंह को इन सामंतों की आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो इन सामंतों को ज्यादा महत्व कौन नहीं दे रहे थे? अब सहायक संधि के बाद में राजा मतलब ये जो शासक थे रियासतों के, वो ज्यादा महत्व नहीं दे रहे थे। अब ये महत्व नहीं दे रहे हैं तो इनकी अनबन रहती थी। तो कुशाल सिंह चंपावत और तख्त सिंह के बनती नहीं थी साहब। इसका एक और कारण ये मानते हैं कि जोधपुर का राजा जिसने सहायक संधि की थी वो था मानसिंह। हमने पहले भी बात की थी मानसिंह की। तो मानसिंह जो था, मानसिंह के कोई पुत्र नहीं था। और मानसिंह की मृत्यु के बाद में ये जो महाराजा बनते हैं जोधपुर के, वो कौन बनते हैं? तख्त सिंह बनते हैं। ये इडर से लाए गए थे, इडर जो गुजरात में है। इडर के जो शासक होते थे उस समय, वो जोधपुर के शासकों के ही वंशज थे। तो इनके आपस में एक्सचेंज होता रहता था। जैसे मान लो कभी इडर वालों के पास में कोई शासक नहीं है, वो यहाँ से ले जाते थे, ये उनको डिलीवर कर दिया करते थे, है ना। जब इनके नहीं होता था तो वो ये वहाँ से लेके आ जाते थे। जैसे अपने चलता है ना गाँव में, आपने मूंगफली बोली, मैंने नहीं बोली, आपने मेरे पास भेज दी, है ना, बुआ जी ने भेज दी, बुआ जी के कांदा भेज दिए। ऐसे एक्सचेंज चलता रहता है। होता ही नहीं होता ऐसा? अरे होता है ना। तो वैसे यहाँ इडर में किस में चल रहा था? जोधपुर में चल रहा था। तो ये तख्त सिंह वहाँ इडर से आए थे। दूसरी चीज देखो, ये जो कुशाल सिंह थे ये आवा के ठिकानेदार थे, आवा के सामंत थे।
इनके पास में ही एक और ठिकाना था बिठोड़ा, एक बिठोड़ा का युद्ध भी पढ़ेंगे हम लोग। इसके पास में ही एक छोटा ठिकाना होता था, वो ठिकाना कौन सा था? बिठोड़ा। बिठोड़ा का सामंत मर गया। बिठोड़ा का सामंत मर गया तो जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया, उसका नाम था कांजी। किसको सामंत बना दिया? कांजी को। और सामंत यहां इस बिठोड़ा को भी कौन लेना चाह रहा था? कुशाल सिंह। या कुशाल सिंह ये चाहता था कि यहां पर उसका कोई जानकार आदमी, उसका कोई खास आदमी कहां का सामंत बने? बिठोड़ा का। लेकिन तख्त सिंह ने किसको बना दिया? कांजी को बना दिया। अब कुशाल सिंह को यह बात जमी नहीं, बोले यार ये तो ज्यादा ही नाटक कर रहा है, कहां का चला कहां आकर नाटक कर रहा है। आप हमेशा ध्यान रखना, जब बाहर का आदमी ज्यादा पटलाई करता है तो अपने लोगों को पसंद नहीं है। तो इसने क्या किया? कुशाल सिंह ने इस कांजी की हत्या कर दी। ठीक है ना भाई, राजा को तो मार नहीं सकता था, राजा को तो नहीं मार सकता था ना, इसने किसको सल्टा दिया? कांजी को। और कांजी को सल्टाने के बाद में टेंशन हो गई, बोले अब सेना कौन भेजेगा? तख्त सिंह। तख्त सिंह सेना भेजेगा। टेंशन में आ रहा था ये भी मार मूर के बिठोड़ा से। खैरवा नामक स्थान पर कुछ लोग आ रहे थे, दूर से नारों की आवाज सुनाई दी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। बोले यार ये कौन आ रहे हैं, इनसे भी मिलते हैं। वो आए। वो सैनिक कहाँ से आ रहे थे? एरिनपुरा वाले सैनिक। उनको बुलाया, बैठाया, चाय पानी पिलाई। बोले यार आप कहाँ से आ रहे हो? बोले साहब हम कहाँ से आ रहे हैं? एरिनपुरा से आ रहे हैं। बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले आप हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। क्या करेंगे? अंग्रेजों को भारत से भगाएंगे। बात यही थी। बोले यार बात तो ठीक है, मेरे भी दिमाग में कुछ ऐसी बात चल रही थी, मैं भी किसको भगाना चाहता था? अंग्रेजों को। लेकिन करूं क्या, मेरे पास में इतनी शक्ति नहीं है। एक काम करते हैं, आप लोग मेरी सहायता करो। अपना ये जो तख्त सिंह है ना, तख्त सिंह, ये भी अंग्रेजों में मिला हुआ है, तो पहले तो तख्त सिंह का तख्त हिला देते हैं, फिर उसके बाद में कहाँ चलेंगे? अपने दिल्ली चलेंगे। क्रांतिकारियों ने कहा बोले ठीक है यार, तो अब आप लोग पहले कहाँ चलो? आउवा चलते हैं, योजना बनाएंगे, और योजना बनाने के बाद में हम लोग कहाँ चलेंगे? दिल्ली चलेंगे साहब। क्योंकि कुशाल सिंह को ये पता था कि सेना कहाँ से आएगी? तख्त सिंह के द्वारा भेजी जाएगी। हम लोग देखेंगे इसमें 3 युद्ध होंगे। देखो, एक तो ये बिठोड़ा का ही होगा सबसे पहले। तो एक युद्ध तो कौन सा होगा? बिठोड़ा का। एक होगा चेलवास या चेलावास का, और तीसरा युद्ध होगा आउवा का युद्ध। इस दौरान 3 युद्ध होंगे। देखो, आउवा को सेंटर मानकर हम लोग पढ़ेंगे तो 3 युद्ध यहाँ होंगे। सबसे पहला कौन सा? बिठोड़ा। दूसरा चेलावास या चेलवास का, और तीसरा युद्ध कौन सा होगा? आउवा का युद्ध होगा। तो 2 युद्धों में, स्पेशली 2 युद्धों में ये जो थे, एक सेना आएगी अपने, तख्त सिंह भी सेना भेजेगा, और उधर से सेना किसकी भी आएगी? अंग्रेजों की भी आएगी। दोनों ओर से सेना क्यों आएगी? क्योंकि कुशाल सिंह किसके खिलाफ है? और वो जो इसके साथ में क्रांतिकारी जो हो गए, वो किसके खिलाफ है? अंग्रेजों के खिलाफ है ना? तो अब यहां तक की कहानी लिखो पहले आप। ये साथ में ले लिया ना, चलो दिल्ली मारो फिरंगी लिख दिया, तो अगली लाइन लिखिए आप। एरिनपुरा के सैनिकों की खैरवा नामक स्थान पर, खैरवा में लिख दो आप, तो खैरवा पाली में है। एरिनपुरा के सैनिकों की खैरवा में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से मुलाकात हुई। कुशाल सिंह चंपावत से मुलाकात हुई। लिख लिया? कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार किया। कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार किया, है ना?
ये वाला थोड़ी लिखोगे, ये उतारना है क्या? उतारना है। ये समझाने के लिए बताया मैंने, इतना ज़्यादा फैक्ट आपको शायद नहीं पूछेंगे, समझ गए ना? अरे इतनी ज़्यादा फैक्ट आपको नहीं पूछेंगे, और फिर भी आपको लगता है तो ऊपर ही ऊपर कहीं चिपका दो इसको कि इन दोनों की क्यों नहीं बढ़ती थी। एक जो तत्कालीन मामला जो था वो किसका, मतलब कौन सा मामला था? बिठोड़ा का। बिठोड़ा का सामंत की मृत्यु के बाद में तख्त सिंह ने किसको बना दिया था? कांजी को। और इस कांजी की हत्या किसने कर दी थी? कुशाल सिंह चंपावत ने कर दी थी। क्लियर? वैसे क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, घर जाकर भी कुछ काम किया करो आप। लिख लिया ना यहाँ तक? तो अब ये जो सैनिक थे ये आवा चले गए। जब आवा चले गए तो यहां से देखो अंग्रेज सेना भेजेंगे, तो सबसे पहला युद्ध कौन सा होगा? बिठोड़ा का युद्ध। कब होगा भाई? 8 सितंबर 1857। कब होगा ये? 8 सितंबर 1857 को। इस युद्ध में एक तो सेना किसकी रहेगी? कुशाल सिंह की। और कुशाल सिंह के साथ में कौन है? एरिनपुरा वाले क्रांतिकारी है ना। तो एक तो कुशाल सिंह, और इसके साथ में कौन है भाई? एरिनपुरा के सैनिक है। दूसरी ओर जो है वो कौन आएगा? जोधपुर से सेना आएगी। कहां से सेना आएगी? जोधपुर से। तो जोधपुर की जो सेना आएगी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? कुशलराज सिंघवी। कौन कर रहा था भाई? कुशलराज सिंघवी। दिख जाएगा ना ये? कुशलराज सिंघवी। इसके साथ में जोधपुर का एक किलेदार भी आया था। कौन था वो? अनाड़ सिंह। कौन भी आया था भाई? अनाड़ सिंह। और इस सेना के साथ में एक अंग्रेज अफसर भी आया था, उसका नाम क्या था? हीथकोट। किसको भेजा गया था? हीथकोट को भेजा गया था। ये अंग्रेज अधिकारी था, ये जोधपुर का किलेदार था, और ये उस सेना का सेनापति था जो यहां पर बिठोड़ा में युद्ध लड़ने के लिए आई थी। समझ गए? अब यहां पर ये जब युद्ध लड़ा गया तो कुशाल सिंह की सेना विजयी हुई। ये क्या रहे भाई? विजयी रहे। ये वाले पराजित हो गए। अनाड़ सिंह इसमें मारा गया। कौन मारा गया भाई? ये मारा गया। अनाड़ी आदमी था और यहां पर क्या हो गया? मारा गया। बाकी के भाग गए थे पीछे, मतलब देखा भी कहां जाकर? जोधपुर जाकर पीछे देखा कि कोई आ तो नहीं रहा है। तो यहां से पहला युद्ध कौन सा हो गया अपना? बिठोड़ा का युद्ध। कब लड़ा गया? 8 सितंबर को। किस किस के बीच में? कुशाल सिंह और एरिनपुरा के सैनिक इसके साथ में थे। आप लोग कुशाल सिंह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? कुशाल सिंह कर रहे हैं। इधर से जोधपुर के राजा ने सेना भेजी, तख्त सिंह ने सेना भेजी, और तख्त सिंह की सेना का सामना कौन कर रहा था? कुशलराज सिंह भी। इसके साथ में एक जना हो रहा था अनाड़ सिंह, जो जोधपुर का किलेदार था। अंग्रेज अधिकारी कौन भी आया था? हीथकोट। दोनों में युद्ध हुआ। विजयी कौन रहे भाई? ये वाली सेना रही। और कौन मारा गया? अनाड़ सिंह मारा गया। ऐसे कैसे? उतारो फटाफट। ऐसे उतार लो। राइटिंग ज़्यादा मत बैठाओ, आपको पढ़ने में आना चाहिए, आपकी लिपि आपके समझ में आ जानी चाहिए।
और चाहे आप लोग आद्य ऐतिहासिक काल में चले जाओ, दूसरे लोगों के लिए आद्य ऐतिहासिक काल की बात की थी ना हमने, जहाँ से लिखित स्रोत मिलते हैं लेकिन या तो पढ़े नहीं गए या फिर प्रमाणित नहीं हैं। तो आपकी लिपि अगर किसी के द्वारा नहीं पढ़ी जाती है तो आप कौन से काल के प्राणी हो जाते हो? आद्य ऐतिहासिक काल के प्राणी हो जाते हो। आप हड़प्पा काल में चले जाते हो, ठीक है ना, हड़प्पा संस्कृति के प्राणी हो जाते हो। फिर उसके बाद में लिख दिया क्या? 4 शब्द लिखने थे, इतना टाइम थोड़ी लगता है। अब दूसरा युद्ध करें? हाँ, दूसरा युद्ध लड़े? हटा दूं? सबने लिख लिया? बाकी अगर नहीं लिख पाया है कोई थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर लेना, आप लोग कर लोगे ना? अब दूसरा जो युद्ध होगा वो कौन सा होगा? चेलावास या चेलवास? ये युद्ध कब होगा? 10 दिन बाद में होगा। ये 10 दिन बाद में ही ये युद्ध होगा। उसके 10 दिन बाद में एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। लॉरेंस के बाद में मैसेज गया, उसके पास में खबर गई, बोले जोधपुर की सेना क्या हो चुकी है? हार चुकी है। और आवा का जो सामंत था कुशाल सिंह, वो क्या हो चुके हैं? जीत चुके हैं। अब की बार इधर वाली सेना वही है, कुशाल सिंह वाली। और कुशाल सिंह के साथ में कौन है? एरिनपुरा की सैनिक है। इधर जो सेना आएगी, इधर सेना कौन लेके आएगा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस खुद आया। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यहां पर खुद आया। और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, कौन था? पीए कौन था? मैक मोशन। इस मैक मोशन को भी बुलाया, बोले तू उधर से आ, मैं अजमेर से आता हूं, ठीक है ना, मैं अजमेर से सेना लेके आता हूं और तू किधर से आ? जोधपुर से आ। इस समय क्या हुआ कि कुशाल सिंह की सेना जो थी उससे पहले पैट्रिक लॉरेंस लड़ लिया। लड़ने के बाद में हार गया, हार कर थोड़ा दूर जाकर बैठ गया। मतलब ये दोपहर में 1-2 बजे के आसपास चाय पीने लग गया, सैनिकों को लेकर साइड में, बोले यहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर। कौन आ रहा है? मैक मोशन आ रहा है। जब मैक मोशन आएगा तो साथ में मिलकर लड़ेंगे। तो ये मान के चलो आप, दोनों सेनाएं थी, ये दूर चला गया और ये इधर किसके सैनिक थे? कुशाल सिंह के सैनिक थे। मान लो इधर कुशाल सिंह के सैनिक है, यहाँ थड़ी पर जाकर बैठ गया। अब ये वाले कुशाल सिंह वाले सैनिक जो थे, ये यहाँ पर नारे लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे जोधपुर के, ये सॉरी कुशाल सिंह जो है, इसके साथ में जो सेना है वो कौन सी सेना है? एरिनपुरा की। एरिनपुरा के जो सैनिक है, बताओ ब्रिटिश सैनिक है कि नहीं है वो? अरे अंग्रेजों की सेना में ही तो थे ना। उनकी ड्रेस भी कौन सी होगी? ड्रेस कौन सी होगी? अंग्रेजों जैसी। वो किसी भी प्रकार के कुछ करते हैं, कार्रवाई करते हैं या किसी प्रकार के स्लोगन काम में लेते हैं तो वो अंग्रेजों जैसे काम कर रहे थे उधर। तो ये विचार आ रहा था, ये मान लो मैक मोशन आ रहा था, इसने सोचा ये वाली सेना है अपनी, ये इनके पास में चला गया, उन्होंने पकड़ लिया, बोले आजा तेरा इंतजार हम कर रहे थे। इन्होंने पकड़कर किसको मार दिया? मैक मोशन। बड़ा आदमी, इसको पता नहीं चला कौन सी सेना है। ये यहाँ छान में बैठे बैठे चाय पी रहे थे, दिखाई नहीं दिए, और ये भूल बस कौन सी सेना के पास में चला गया? कुशाल सिंह की सेना के पास में चला गया। इन्होंने पकड़ के और इसका सिर काट दिया, ठीक है ना, इसका क्या काट दिया? सिर काट दिया। और सिर काट के ले जाकर कहाँ लटका दिया? आवा के किले पर लटका दिया। बोले कोई आएगा तो ऐसे लटका दिया जाएगा, आगे से कोई भी अंग्रेज आएगा तो उसको इसी तरह से लटका दिया जाएगा। तो कुल मिला के जो पॉलिटिकल एजेंट था, जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था, इसकी हत्या कर दी गई, मार दिया गया, और इसका सिर कहाँ पर टाक दिया गया? आहुआ पर इसका सिर टाक दिया गया। क्लियर है ना? ये प्रश्न पूछा हुआ है वैसे। अब मैक मोशन जो है कहाँ पर मारा गया है भाई? चेलावास में। इसकी समाधि भी कहाँ बनी हुई है?
चेलावास में हमारे लोग अगरबत्ती नारियल वारियल टाइम टू टाइम इसके चढ़ाया करते हैं। ठीक है, लिखे आप, इसको उतार लो ऐसे कैसे। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 18 सितंबर और किस किस के बीच में हुआ? कुशाल सिंह और पैट्रिक लॉरेंस की सेना। लिख लिया? ये दोनों लिख लो इधर, ऐसे कैसे लिख लो। लिख लिया क्या? किसको मार दिया? मैकमोसन को मार दिया। उसका सिर काटकर, ये भी लिखना, उसका सिर काटकर आवा के किले पर टांग दिया। उसका सिर काटकर आवा के किले पर टांग दिया। लिख लिया ना ये? अब ये वाला जो युद्ध है इसके मैकमोसन की समाधि भी बना देना चेलावास में। कभी जाओ नौकरी लग जाए उधर पाली में तो नारियल वारियल कहाँ चढ़ा के आना है आपको? चेलावास। अरे भाई नौकरी अगर उधर पाली में लगती है तो यहाँ नारियल चढ़ा गया ना, बेचारा भोला आदमी मारा गया था यहाँ, तो श्रद्धांजलि दे के आ जाना। अब ये जो युद्ध है, इस युद्ध में ये सेना किसकी है? अंग्रेजों की। ये सेना किसकी है? और ये सेना किसकी है? कुशाल सिंह की। एक तरह से देखा जाए तो कुशाल सिंह भारतीय है, इधर ये अंग्रेज हैं। अंग्रेज जो है वो कौन है? गोरे हैं, गोरे हैं ना, और ये कौन है? काले हैं। ठीक है ना? इस कारण से इस युद्ध को क्या बोला गया था? काले और गोरे का युद्ध। लिखो आप ये भी, इस युद्ध को काले और गोरे का युद्ध कहा गया। इस युद्ध को काले और गोरे का युद्ध कहा गया। क्लियर? अब ये पैट्रिक लॉरेंस जो था ये यहां से भाग गए। मैकमोसन की जैसे ही गर्दन कटी, ये सारे के सारे यहां से अपने हथियार लेके, कईयों की तो चप्पलें यहां छूट गई थी पीछे ही, और सीधे कहां भागे? अजमेर। अब 4 महीने तक इनकी हिम्मत नहीं हुई कि कहां आ जाए? अजमेर आ जाए, क्योंकि यहां आवा आ जाए। यहां आवा में बोले एक देवी थी। आवा में कौन सी देवी थी? सुगाली माता। और सुगाली माता जो है इसके कितने सिर है भाई? 10। और हाथ कितने हैं? 54 हाथ। अंग्रेजों में यह अफवाह फैली कि सुगाली माता जो है इनके मरे हुए सैनिकों को फिर से जिंदा कर देती है। आवा वालों ने बोल दिया मारो, कितने मारते हो, हम तो ले जाकर कहाँ ले जाएंगे? सुगाली माता के यहाँ भर्ती कराएंगे, वो जिंदा करके वापस इधर से मंदिर में मुर्दा डाला, उधर से जिंदा निकल गया। होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो अब अंग्रेजों में बड़ा, मतलब अजमेर वाले जो अंग्रेज थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भी लड़ने गया था, बड़ी भयानक, मतलब इनमें डर व्याप्त हो गया था। बोले हम तो कहाँ नहीं जाएंगे भाई, आप वहाँ नहीं जाएंगे, वो तो काट काट के लटका देते हैं किलों पर। होगा कि नहीं होगा ऐसा? कुछ समय बाद में यहाँ की जो सेना थी, जो एरिनपुरा के सैनिक थे, उन्होंने बोला यार अब महीना भर 2 महीने हो गए, अब हम भी कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं यार। कुशाल सिंह जी आप यहाँ बैठा रखे हो, लड़ाइयाँ लड़वा रहे हो रोज़ रोज़, अब बाकी का आप देखते रहना, हम कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। तो एरिनपुरा के सैनिक तो जो आसोब के ठिकानेदार थे शिवनाथ सिंह, उनके साथ में कहाँ के लिए चले गए? दिल्ली की ओर चले गए। आवा में कौन बचा? अब अकेला ही कुशाल सिंह ही बचा था, अब अकेला ही बचा था। पहले देखो जोधपुर से सेना आई थी, फिर एजीजी ने सेना लेकर आया। सेना लेकर कौन आया? एजीजी। अब ये घटना की जानकारी कहाँ पहुँच गई?
अपने तत्कालीन गवर्नर जनरल के पास पहुंच गई। इसके पास में पहुंची? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उस समय गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने पैट्रिक लॉरेंस को फोन किया, बोले यार वो सेना वेना लेके जा, वहां के विद्रोही जो विद्रोही है उनको पकड़, विद्रोह को समाप्त कर। तो लॉर्ड जब कैनिंग ने पैट्रिक लॉरेंस को कहा तो पैट्रिक लॉरेंस ने कहा बोले तू आकर मार ले, कोई मारे वो, हम तो गए थे मैक मोशन का सिर कटवा कर आ गए, हम तो जाए नहीं, चाहे कुछ भी कर ले भाई, हम कहाँ नहीं जाएंगे, अब वहाँ नहीं जाएंगे। अब जनवरी 1858 में उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन? गवर्नर जनरल कौन है? कैनिंग। इस कैनिंग ने एक सेना भेजी, और सेना कहां से भेजी थी उसने? बॉम्बे से। कैनिंग ने एक सेना भेजी और सेना कहां से भेजी? बॉम्बे से, ठीक है ना। और इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? कैप्टन होम्स। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? होम्स कर रहा था। बोले होम्स तू जा, और कहां पर जा? आहुआ में जा, वो कौन सी देवी है उससे बच के रहना, और बाकी वहां क्या करके आना है? विद्रोह को समाप्त करके आना है। जोधपुर के राजा के पास भी मैसेज भिजवाया गया, बोले तू भी सेना भेज यार, भाई तुम तो जानते हो तुम्हारी देवियां हैं, क्या पता तेरी बात से कुछ हो। तो जोधपुर से भी सेना आई थी। कहां से भी सेना आई थी? जोधपुर से। और जोधपुर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ठाकुर हंसराज। अरे जोधपुर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हंसराज। तो अब देखो 1858 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के पास में जब ये सूचना पहुंची कि आहुआ में पहले जोधपुर की सेना पराजित हो गई, फिर एजीजी की सेना पराजित हो गई, तो अब खुद कैनिंग ने सेना कहां से भेजी है? बॉम्बे से। नेतृत्व कौन कर रहा है उसका? होम्स। ये सेना भेजी गई। और जोधपुर से भी सेना किसने भेजी? जोधपुर के शासक ने। और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ठाकुर हंसराज। ये सेना कहां पर आती है? आहुआ। वो सेना तो चली गई, अभी हमने बात की थी उसकी। तो अब ये सेना जब आहुआ आएगी, आहुआ जब आई तो यहां आहुआ के किले को इन्होंने घेर लिया। जब इन्होंने घेर लिया, ये घटनाएं अपने आप लोग लिखो, एक लाइन लिखो, आहुआ का युद्ध। आहुआ का युद्ध आहुआ का युद्ध लिख लिया। कब हुआ था ये? 20 जनवरी 1858। 20 जनवरी 1858 लिख लिया ना। किस किस के बीच में होगा? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और, है ना। तो आप एक लाइन लिखें, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने बॉम्बे से होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी। होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी। होम्स, हाँ लिखा हुआ है इधर, होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी। लिख लिया? फिर लिखे आप, इस सेना की सहायता के लिए जोधपुर के शासक ने, जोधपुर का शासक कौन है इस समय? जोधपुर का शासक कौन? तख्त सिंह। तो जोधपुर के शासक ने हंसराज के नेतृत्व में, जोशी हंसराज लिखना है इसको, जोशी हंसराज के नेतृत्व में सेना भेजी।
ठीक है, किसके नेतृत्व में सेना भेजी? जोशी हंसराज के नेतृत्व में। अब ये जो सेना थी, जोशी हंसराज वाली सेना जो थी, इस सेना ने आवा को घेर लिया। अब आवा में एरिनपुरा वाले सैनिक तो है नहीं, सैनिक नहीं है, तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को लगा कि अब यहां ज्यादा समय तक क्या नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए कुशाल सिंह का एक भाई था, कुशाल सिंह का भाई था, उसका नाम क्या था? पृथ्वी सिंह। नाम क्या था उसका? पृथ्वी सिंह। और ये जो पृथ्वी सिंह था, ये कहां का जागीरदार था? लांबिया का जागीरदार था ये, ठीक है ना। ये जो पृथ्वी सिंह था कहां का जागीरदार था? लांबिया के जागीरदार थे। तो कुशाल सिंह तो यहां से आवा से निकल गए, और इस आवा के किले की जिम्मेदारी किसको दी उन्होंने? पृथ्वी सिंह को, जो उनका भाई था और कहां का जागीरदार था? लांबिया का। ठीक, लिखे आप। ठाकुर कुशाल सिंह ने अपने भाई, ठाकुर कुशाल सिंह ने, भाई लिख दो, अपना ही होगा। ठाकुर कुशाल सिंह ने भाई पृथ्वी सिंह के ब्रैकेट में लिख लेना आप, लांबिया का जागीरदार पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह के ब्रैकेट में लिखना कहां का जागीरदार था? लांबिया का। को किले की जिम्मेदारी देकर मेवाड़ की ओर निकल गया। लिख लिया ना? कहां की ओर निकल गया? मेवाड़ की ओर। पृथ्वी सिंह ने सामना किया अंग्रेजों का। अंत में लगभग 5 दिन तक यह संघर्ष चला था। 24 जनवरी के दिन, किस दिन? 24 जनवरी के दिन। अब यहां यह जरूर ध्यान रखना, सन बदल जाएगी क्योंकि जनवरी आ गई। तो 24 जनवरी के दिन आवा के किले पर अधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। कौन शहीद हुआ? पृथ्वी सिंह तो क्या हो गया? शहीद हो गया। और आवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, वो निकल ही गए थे, पहले ही निकल गए थे, ठीक है ना। कुशाल सिंह तो पहले निकल गए थे। तो अब पृथ्वी सिंह शहीद हुए, और आवा के जो किला था इसके ऊपर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद में इन्होंने बोला यार वो माता जी कहाँ है? माता जी भी तो जरूरी है ना, नहीं तो वो फिर जिंदा कर देगी इनको, और इनको फिर जिंदा कर देगी तो क्या होगा? ये जिंदे होकर फिर से क्रांति करेंगे ये तो, ठीक है ना। तो अब यहां क्या होता है कि अंग्रेजों ने कौन सी मूर्ति? सुगाली माता की मूर्ति लेकर कहां गए ये? अरे सुगाली माता की मूर्ति लेकर कहां गए? इनकी जो मूर्ति थी, इस मूर्ति की अभी बात की थी, 10 सिर थे, कितने हाथ थे? 54 हाथ थे। ये किससे बनी हुई थी? काले संगमरमर से, काले संगमरमर से बनी हुई थी। मंदिर में तोड़फोड़ की, मूर्ति को उठाया, और इस मूर्ति को उठाकर कहां ले गए? ये अजमेर में। अजमेर में जो अकबर का किला था, जिसे मैगजीन का किला भी बोला जाता था क्योंकि अंग्रेजों का शस्त्रागार था, गोला बारूद रहते थे, संपत्ति थी, राजकोष था, वो यहीं पर रहता था। यहां पर अजमेर में एक राजपुताना म्यूजियम था। कौन सा था? राजपुताना म्यूजियम या राजपुताना संग्रहालय, इसमें रखा गया। राजस्थान का सबसे पहला अगर कोई म्यूजियम है तो वो कौन सा है? राजपुताना म्यूजियम। कहां पर था ये? अजमेर में। बाद में इस
मूर्ति को कहां लाया गया? बांगर संग्रहालय। और ये कहां पर है भाई? पाली में। समझ गए ना? तो कौन सी माता? सुगाली माता इस समय 1857 की क्रांति के समय चर्चा में रही थी। और ये कहां पर थी? आवा में, है ना? तो लिखे आप, ऐसे कैसे उतार लो आप? सुगाली माता की मूर्ति को, सुगाली माता की मूर्ति को अंग्रेज, सुगाली माता की मूर्ति को अंग्रेज उठाकर अजमेर ले गए। सुगाली माता की मूर्ति को अंग्रेज उठाकर कहां ले गए? अजमेर ले गए। लिख लिया? और अजमेर में किस में रखा गया? राजपुताना म्यूजियम। ब्रैकेट में लिख लेना, राजपुताना म्यूजियम। राजपुताना म्यूजियम। वर्तमान में यह मूर्ति, वर्तमान में यह मूर्ति कहां पर है? बांगर संग्रहालय, जो कहां पर है? पाली में है। वर्तमान में यह मूर्ति बांगर संग्रहालय पाली में है। और सुगाली माता करके ऐसे कैसे लिख लो? इस मूर्ति में, ये जो मूर्ति है काले संगमरमर की बनी हुई है। मूर्ति के कितने हाथ हैं? 54 हाथ हैं। सिर कितने हैं? 10। ये भी उतार लो। इस मूर्ति के 10 सिर है, 54 हाथ है। किससे बनी हुई है? काले संगमरमर से। लिख लिया? लिख दिया क्या? अब हमने जो बात की थी, हमने कुशाल सिंह की बात की थी, है ना? कुशाल सिंह की बात की थी। कुशाल सिंह आवा के किले से निकल गए थे और इस किले की जिम्मेदारी किसको दी थी उन्होंने? पृथ्वीराज या पृथ्वी सिंह? पृथ्वी सिंह, जो कहाँ का सामंत था? लांबिया का, उसका भाई भी था। तो अब ये कुशाल सिंह जो था, कुशाल सिंह की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुशाल सिंह आवा से निकलने के बाद में मेवाड़ की ओर चला गया था। यही पढ़ा हमने, मेवाड़ की ओर चला गया था। यहां पर दो लोगों ने विशेष तौर पर इनकी सहायता की, इनको शरण दी। एक तो कौन थे? सलुम्बर के, सलुम्बर के कौन थे? रावत केसरी सिंह, है ना? और एक और थे यहां कोठारिया के। कोठारिया के कौन थे भाई? रावत जोत सिंह। इन दोनों ने किसको सहायता दी थी? कुशाल सिंह को। इन्होंने शरण दी थी, उनको रहने के लिए जगह दी थी। तो ये भी ध्यान रखें कि कुशाल सिंह को मेवाड़ में किस किस ने शरण दी? सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने और कोठारिया के रावत जोध सिंह ने। इनका तो और भी जोरदार काम था जोध सिंह का। तो इन्होंने तो नाना साहब तक को क्या दी थी? उन्होंने शरण दी थी। ये दोनों बाद में हम लोग तात्या टोपे पढ़ेंगे। इन दोनों ने किसको भी शरण दी है? तात्या टोपे को भी शरण दी है। ठीक है ना? लिखो आप ये। कुशाल सिंह को मेवाड़ में, कुशाल सिंह को मेवाड़ में शरण दी। कुशाल सिंह को मेवाड़ में शरण दी। डैश करके एक तो लिखो आप, सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और दूसरे कौन है? कोठारिया के रावत जोत सिंह। लिख लिया दोनों का नाम? अब लिखिए आप। अब ये जो थे
कुशाल सिंह मेवाड़ में थे। इधर एक क्षेत्र होता था अपने नीमच, नीमच भी किस में आता था? मेवाड़ में। इधर उधर भाग रहे थे और 8 अगस्त 1860 को इन्होंने कहां पर? नीमच में। नीमच में क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। ठीक, तो लिखे अगस्त 1860, अगस्त 1860 में, अगस्त 1860 में कुशाल सिंह ने नीमच में, कुशाल सिंह ने नीमच में क्या किया? अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। सरेंडर जो होता है, मतलब वो बोलते थे ना, बोले पकड़ लो, ऊपर हाथ करके बोल दिया पकड़ लो भाई, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? विकास दुबे ने अभी उज्जैन में किया था, महाकाल मंदिर में। वो यूपी पुलिस के सामने करते हैं, यूपी पुलिस की गाड़ियां पलट जाती है और उसके बाद में क्या होता है? पुलिस वाला एक नहीं मरता और जो अपराधी होता है वो मारा जाता है। अभी एक मुझे याद नहीं है अपराधी का नाम, वो दिल्ली पकड़ा गया था, यूपी का कोई था ऐसे गैंगस्टर, ये भागे चारों ओर आजकल योगी जी के आने के बाद। तो दिल्ली से पकड़ा गया, तो वहाँ ये कहा गया भाई अगले दिन इनको कहाँ, किसको सौंपेंगे? यूपी पुलिस को। उसने साफ साफ बोल दिया कि मुझे दिल्ली पुलिस छोड़ के आओ, चाहे मैं उसके पैसे दे दूंगा, लेकिन मैं कौन सी गाड़ी में नहीं बैठूंगा यूपी पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठूंगा। तो वैसे ही इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। कहाँ किया था इन्होंने? नीमच में किया था। ठीक, यहाँ नीमच में इन्होंने समर्पण कर दिया। समर्पण करने के बाद में इनको बोला भाई इनको सजा दी जाए, और कुशाल सिंह जी ने बोला यार काहे की सजा? बोले तुमने क्रांति की है। बोले यार मैंने कब क्रांति की? बोले यार वो मैक मोशन को तो टांग दिया तुमने, काट के टांग दिया, और तू बोल रहा है कि क्रांति नहीं की। बोले भाई जी आपको कोई गलतफहमी हुई है, पहले पूरी बात तो सुन लो। बोले सुनाओ। बोले मेरी तो लड़ाई किससे थी? तख्त सिंह, मैं तो तख्त सिंह का तख्त हिलाना चाहता था, आपसे तो अपनी तो दोस्ती है, मैं तो आपका सम्मान करता हूँ। बोले मैक मोशन को क्यों मारा फिर? बोले वो बीच में आ गया। ठीक है कि नहीं है? मैं तो उससे कोई लेना देना ही नहीं था, मेरा तो उससे, मेरा तो लेना देना किससे था? तख्त सिंह से। वो आ गया, तुम भी बीच में आ रहे थे यार। अब लड़ाई चल रही थी, तो लड़ाई में कोई लड्डू तो बस बढ़ते नहीं है। लड़ाई में तो यही है कि आप हमारे को मार दोगे, हम आप वालों को मार देंगे। बोले यार इसकी जांच की जाए कि वास्तव में ये ऐसा था कि नहीं, यानी इसकी भूमिका थी या नहीं। तो एक कमीशन का गठन किया गया, एक आयोग का गठन किया गया, जिसको क्या बोला गया था? उसका अध्यक्ष था मेजर टेलर। कौन सा था? मेजर टेलर। मेजर टेलर कमीशन का गठन किया गया। मेजर टेलर कमीशन ने जांच की, इस आयोग ने जांच की, और जांच करने के बाद में बोला यार कुशाल सिंह तो भोला आदमी था, कुछ किया ही नहीं इसने तो अंग्रेजों के चूना लगाने में कौन कामयाब रहे? कुशाल सिंह। क्रांति भी की, मार भी दिया, आखिरी में आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण करने के बाद में निर्दोष बाइज्जत बरी कौन हुए? कुशाल सिंह। बोले आप जाओ, कहाँ? जोधपुर। जोधपुर जाओ, आप बाइज्जत बरी हो गए हो, आपकी कोई भूमिका नहीं थी, गलती हुई, आपको तो जबरदस्ती किसने बना लिया था अपना नेता? किसने बना लिया था? क्रांतिकारियों ने। इसने बोल दिया, बोले जबरदस्ती पकड़ लिया मुझे, बोले हमारा नेतृत्व कर। अगर मैं उनका नेतृत्व नहीं करता तो वैसे मार देते मुझे, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। अब जब ये जोधपुर गया, जोधपुर गया तो आपको पता है वहां कौन बैठा था? तख्त सिंह। बोले तू इधर आ, अंग्रेजों से तो बच के आ गया। तो इसलिए उनकी जागीर वागीर जो थी वो टाइम पे दी नहीं गई थी उनको। इन्होंने अपना अंतिम समय उदयपुर के आसपास बिताया था। 1864 में उदयपुर में ही किसकी मृत्यु हो जाती है? ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये लास्ट फैक्ट लिखिए आप ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में। ठाकुर कुशाल सिंह की भूमिका, ठाकुर कुशाल सिंह की भूमिका की जांच के लिए
ठाकुर कुशाल सिंह की भूमिका की जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया। मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया, लिख लिया। इस आयोग ने कुशाल सिंह को क्या कर दिया? निर्दोष माना। समझ गए? ये सारी कहानी किसकी हुई? एरिनपुरा वाली। सेना जो गई थी, मैं फिर बता देता हूं, आउवा के युद्ध से पहले ये एरिनपुरा के सैनिक जो थे वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। उनका नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह ने। नारनौल के निकट वो पराजित हो गए थे। कहाँ पर पराजित हो गए थे? नारनौल। और ये नारनौल कहाँ पर है? हरियाणा में है। वहाँ वो पराजित हो गए थे। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी समझ गए ना आप? तो क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? माउंट आबू से नीचे उतर कर आए, एरिनपुरा में बाकी साथियों को साथ में लिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए जा रहे थे। खेरवा में कौन मिले? ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। उसके बाद में युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। एक तरफ कुशाल सिंह की सेना थी, दूसरी ओर सेना किसकी थी? जोधपुर से सेना आई थी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? कुशलराज सिंह भी, उसके साथ में अनार सिंह भी था। हीथकोट अंग्रेज अधिकारी उसके साथ में था। अनार सिंह मारा गया था और विजयी कौन सी सेना हुई थी? कुशाल सिंह की सेना हुई थी। दूसरा युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को चेलावास में। अब की बार जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस सेना लेकर आए थे। मैकमोसन को भी बुलाया था। उधर सेना कुशाल सिंह की थी। मैकमोसन बेचारा भूलकर किसके पास में चला गया था? क्रांतिकारियों के पास में। और मर कौन गया था? मैकमोसन। मैकमोसन का सिर अलग करके आउवा के किले पर टांग दिया गया था। इस युद्ध को क्या बोला गया था? काले और गोरे की लड़ाई। तीसरा युद्ध पढ़ा हमने, आउवा का युद्ध 20 जनवरी 1858। 20 जनवरी 1858 आउवा का जो युद्ध हुआ, उसमें कुशाल सिंह के विरुद्ध जो सेना भेजी गई थी वो किसके नेतृत्व में भेजी गई थी? होम्स के नेतृत्व में। ठीक है ना? होम्स बॉम्बे से यहाँ पर आया था। सेना किसने भेजी थी? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने सेना भेजी थी। यह सेना जब आई तो जोधपुर की सेना भी इसकी सहायता करती है। और जोधपुर की सेना का नेतृत्व कौन करता है? कौन करता है? जोशी हंसराज। अब की बार एरिनपुरा के सैनिक चले गए थे। एरिनपुरा के सैनिक थे नहीं। आउवा के किले में कुछ समय तक इंतजार किया। कुशाल सिंह ने जब उनको लगा कि यहाँ नहीं जीत सकते, तो कुशाल सिंह रात्रि के समय निकल गए। किले की जिम्मेदारी अपने भाई लांबिया के ठाकुर किसको दी थी? उन्होंने पृथ्वी सिंह को। मेवाड़ की ओर चले गए थे। पृथ्वी सिंह लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। और उसके बाद में 24 जनवरी 1858 के दिन आउवा के किले पर अधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद में आउवा से वो कौन सी मूर्ति लेके गए थे? सुगाली माता की मूर्ति लेके गए थे, जिसके 10 सिर है, 54 हाथ है। पहले अजमेर लेके गए, राजपुताना म्यूजियम में रखा, जो राजस्थान का पहला म्यूजियम है। वर्तमान में बांगर संग्रहालय कहाँ पर है? ये पाली में है। ठीक है। एक और मंदिर था वैसे यहाँ का, महादेव मंदिर था वो, उसका नाम था कामेश्वर महादेव मंदिर, इस तरह से नाम है, कामेश्वर महादेव मंदिर। तो कामेश्वर महादेव मंदिर भी यहाँ आउवा में था और वो भी क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र रहा था। क्लियर है ना? अब अधिकार होने के बाद में मेवाड़ में जो शरण दी कुशाल सिंह को, वो किस किसने दी? एक तो सलूम्बर के केसरी सिंह ने और कोठारिया के जोध सिंह ने। नीमच में 8 अगस्त 1860 को इन्होंने आत्मसमर्पण किया। मेजर टेलर आयोग का गठन किया और उसने इनको क्या कर दिया? निर्दोष साबित कर दिया। ये सारी क्रांति कहाँ की है? अपनी एरिनपुरा की है। हमने पढ़ा था 6 सैनिक छावनियाँ थी। सैनिक छावनियाँ कितनी थी अपने? 6। अरे सैनिक छावनियाँ 6 थी ना। एक तो कौन सी हो गई? नसीराबाद। क्रांति हो गई क्या? अरे क्रांति हो गई क्या? दूसरी
क्रांति हो गई, देवली क्रांति हो गई, एरिनपुरा क्रांति हो गई। कौन कौन सी बच गई? एक तो ब्यावर और एक कौन सी? खेरवाड़ा। इन 2 सैनिक छावनियों में क्या नहीं हुई? क्रांति नहीं हुई। कितनी सैनिक छावनियों में हुई? 4 में, है ना? समझ गए ना इस बात को? तो चाहे एक लाइन छोड़ के लिख ले आप। राजस्थान की 2 सैनिक छावनियों में, राजस्थान की 2 सैनिक छावनियों में क्रांति नहीं हुई। राजस्थान की 2 सैनिक छावनियों में क्रांति नहीं हुई। वो कौन कौन सी है? ब्यावर। ब्यावर का ये ध्यान रखना, यहां पर जो बटालियन थी उसका नाम था मेरवाड़ा, या मेर बटालियन भी बोल सकते हैं आप। मेरवाड़ा बटालियन या मेर बटालियन। और खेरवाड़ा में कौन सी थी? मेवाड़ भील कोर, ठीक है ना? यहां पर कौन सी थी? मेवाड़ भील कोर। ठीक है ना? तो इन दोनों में क्या नहीं हुई साहब? क्रांति नहीं हुई। तो ये हमने सैनिक क्रांति पढ़ ली है। आपको बताया था, एक तो हम लोग सैनिक क्रांति पढ़ेंगे जो कहां पर होगी? सैनिक छावनियों में। कहां की पढ़ेंगे हम लोग? सैनिक छावनियों की। कंप्लीट बात हो गई ना सैनिक छावनियों की? अरे समझ में आ रहा है ना? सारा मामला समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है 1857 की क्रांति। अगर आप इसको एक सीक्वेंस में पढ़ते हो, सही सिस्टम से पढ़ते हो, तो बहुत आसान टॉपिक है। और अगर ऐसे ही पढ़ लिया तो ये समझ में नहीं आता हो क्या रहा है इसमें, तो समझ में नहीं आता इसमें। तो समझ में आ रहा है तो बताओ, आगे चले। अब लिखिए आप, जन क्रांति करते हैं भाई। और जन क्रांति का मुख्य केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? कोटा। तो लिखिए आप, कोटा में जन क्रांति। कोटा में जन क्रांति। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? कौन सा था? नसीराबाद। कौन सा था? सबसे बड़ी या मजबूत सैनिक छावनी जो थी वो कौन सी थी? और यदि जन क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र पूछा जाए तो कोटा। लिख लिया ना? यहां कोटा का जो शासक था, शासक कौन था भाई? कौन था? राम सिंह। यार थोड़ा सा पानी पिलाऊं रे यार, थोड़ा सा पानी पिलाओ यार। राम सिंह सेकंड। मैं एक बोतल से पानी पीऊंगा। देखो ये लिखो, राम सिंह सेकंड, इतना तो लिखो आप। इस समय पीए कौन था? पीए कौन था? मेजर मेजर बर्टन। यहां क्या हुआ था कि 2 व्यक्ति थे कोटा में, मुख्य व्यक्ति जो थे। एक का नाम था लाला जयदयाल, ये वकील थे वैसे, है ना? ये क्या थे? वकील थे। कोटा राज्य में नौकरी करते थे ये। और एक आदमी था रिसालदार मेराब खां। ये मुख्य आदमी थे। वैसे रतनलाल, जियालाल ये भी थे यहां पर, लेकिन मुख्य आदमी कितने थे? 2। वकील का पद होता था उस समय राज्य में। वकील अंग्रेजों के इनके बीच में जो सामंजस्य का काम करता था वो कौन करता था? वकील। भाई राज्य रियासतों के राजाओं के बीच में और अंग्रेजों के बीच में जो सामंजस्य रखता था वो कौन रखता था? वकील रखता था। और वो कौन था?
जयदयाल। रिसालदार, आपने एक नाम सुना होगा गंगा रिसाला। गंगा रिसाला, रिसाला का मतलब क्या होता है? सेना। रिसाला का मतलब क्या हो गया? तो सेना से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन था? मेराब खां, सैनिक अधिकारी था ये कोटा की सेना में। रतनलाल जियालाल भी थे। अब इन दोनों को हटा दिया गया था। इन्होंने क्रांति की योजना बनाई। 14 अक्टूबर के दिन, 14 अक्टूबर 1857 के दिन इस मेजर बर्टन की मुलाकात किससे हुई? राम सिंह सेकंड से हुई। और राम सिंह सेकंड से मुलाकात जब हुई तो उसने कहा कि आपके यहाँ ये दो चार जो लोग हैं, वकील लाला जयदयाल हैं, रिसालदार मेराब खां हैं, जियालाल है, रतनलाल है, इनकी गतिविधियां कुछ ठीक नहीं लग रही। ठीक है ना, ये कभी भी क्या कर सकते हैं? विद्रोह कर सकते हैं। आप इनको गिरफ्तार कर लो। ये किसने दिया सुझाव? मेजर बर्टन ने। राजा राम सिंह सेकंड ने कहा आपके पास कोई सबूत, ठोस सबूत है इनके खिलाफ? तो ठोस सबूत उसके पास में थे नहीं। बोले ठोस तो नहीं है, थोड़े थोते हैं लेकिन फिर भी क्या कर लिया जाए, इनको गिरफ्तार कर लो, नहीं तो ठोस तो हो जाएंगे, बाद में हो जाएंगे। लेकिन राम सिंह सेकंड ने बोला कि यार इनको गिरफ्तार अगर कर लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी, कोई सबूत हो तो गिरफ्तार कर सकते हैं। अब ये जो इनके बीच में मीटिंग हुई, मेजर बर्टन ने इनको गिरफ्तार करने के लिए कहा, इस बात का पता अगले दिन इनको चल गया। बोले बर्टन ने गिरफ्तार करने के लिए किससे कहा है? राम सिंह से। और राम सिंह ने कहा है बोले कुछ सबूत अबूत लाओ, अच्छे सबूत लाओ, हम तुरंत इनको पकड़ लेंगे साहब, कुछ सबूत अच्छे लेके आओ। तो बोला कभी भी हमें क्या किया जा सकता है? गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अगले दिन, यानी कौन से दिन? 15 अक्टूबर के दिन किसके नेतृत्व में? लाला जयदयाल और मेराब खां के नेतृत्व में कोटा में क्या हुई? क्रांति हुई। गिरफ्तार करने की बात कौन कर रहा था? मेजर बर्टन। सबसे पहले इन्होंने किसको पकड़ा? बोले तू आ देख, पहले तुझे गिरफ्तार करते हैं। मेजर बर्टन को पकड़ के इसकी हत्या कर दी। मेजर बर्टन की हत्या करके, और ये कहते हैं कि इसका सिर काटा गया और पूरे कोटा शहर में उसको घुमाया गया। बोले आज के बाद में गिरफ्तारी की कोई बात करेगा तो उसको ऐसे घुमाया जाएगा। ठीक है ना। तो किसकी हत्या हुई भाई? इस मेजर बर्टन की हत्या कर दी। मेजर बर्टन के दो पुत्र थे। मेजर बर्टन के पुत्र थे भाई, इसके पुत्र थे। पुत्रों में एक तो था फ्रैंक, ये सही है बीच में है ना। आप तो पुत्रों में एक तो कौन सा हो गया? फ्रैंक। और एक का नाम क्या था? ऑर्थर। एक तो कौन था आपने? फ्रैंक। और एक का नाम क्या था? ऑर्थर। इन दोनों को भी क्या कर दिया गया? इन दोनों को भी हत्या कर दी। बोले तुम भी आ जाओ नंबर में, तुम्हारे बाप कम नहीं है। तो इनकी भी क्या कर दी भाई? इन दोनों जनों की भी यहां क्या हो गई? हत्या हो गई। यहां पर कुछ डॉक्टर थे अंग्रेजों के। भाई अंग्रेज जहां रहते थे वहां डॉक्टर भी होते थे उनके। तो उन डॉक्टरों को बुला लिया, उनको पकड़ लिया, बोले तुम भी आ जाओ नंबर में। ठीक है ना। एक का नाम तो था, एक डॉक्टर तो था डॉक्टर सेल्डर, और दूसरे डॉक्टर का नाम क्या था? सेविल कोटम या सेविल कोंटम। इन दोनों को भी यहां से पकड़ लिया। इन दोनों को पकड़कर बोले तुम भी नंबर में आ जाओ, और इन दोनों की भी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो किस किस की हत्या हो गई? मेजर बर्टन की, मेजर बर्टन के दो पुत्रों की, और दो डॉक्टरों की। कोई कोई किताब में इनका नाम एक ही दे रखा होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो अब इन दोनों की हो गई, इन दोनों की हत्या हो गई, और एक किसको मार दिया? इस मेजर बर्टन को मार दिया। राम सिंह सेकंड चिंता में पड़ गया। बोले यार मेजर बर्टन को मार दिया, उसके पुत्रों को मार दिया, डॉक्टरों को मार दिया। तो राम सिंह सेकंड ने एक अपना प्रतिनिधि भेजा, अपना दूत भेजा। तो कोटा के शासक का जो राजदूत था,
राजदूत बोल सकते हैं हम लोग, जो राजा ने भेजा वो दूत कौन सा हो गया? राजदूत। उसका नाम था देवीलाल। बोले देवीलाल तू जा रे यार, ठीक ना? किसको भेजा? देवीलाल को। बोले देवीलाल तू जा, उनको बोल ऐसे मत मारो यार, जो हाथ में है उसको ही मार रहे हो, ये कोई बात हुई? देवीलाल गया, देवीलाल ने कहा बोले महाराजा ने ये कहा है, महारावल ने कहा है, बोले ऐसे मत करो। बोले देवीलाल तू भी नंबर में आ जा, और किसकी भी हत्या कर दी? देवीलाल की भी हत्या कर दी। बोले किसने भेजा था? राम सिंह ने। बोले इस राम सिंह का भी इलाज करते हैं रे यार। राम सिंह कहाँ गया? ये रहा राम सिंह। बोले तू ज़्यादा ही नाटक कर रहा है। तो राम सिंह को पकड़ के इसको किस में बंदी बना दिया? महल में इसको बंदी बना लिया भाई। बोले अब बैठा रहे चुपचाप, अगर बाहर आया नाटक करेगा तो तेरा भी वही हाल होगा जो अब तक होता आया है। बाहर टांगड़ी नहीं रखेगा, साफ साफ इसको बोल दिया। ठीक है, लिखे आप ये, उतारो फटाफट, फटाफट उतारो इसको। कोटा का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। पॉलिटिकल एजेंट कौन? मेजर बर्टन। मेजर बर्टन। आप सीधा ही लिखे आप। क्रांति की शुरुआत कब हुई है ना? तो लिखो 15 अक्टूबर के दिन, 15 अक्टूबर के दिन, 15 अक्टूबर 1857 ही है ना? 15 अक्टूबर 1857 के दिन वकील जयदयाल, वकील जयदयाल एवं वकील जयदयाल एवं रिसालदार मेहराब खां, रिसालदार मेहराब खां के नेतृत्व में, रिसालदार मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांति क्रांति शुरू हुई। लिख लिया ना? आप लिखिए आप, मेजर बर्टन, उसके दो पुत्र, मेजर बर्टन, उसके दो पुत्र भी लिखो, कौन कौन थे? एक फ्रैंक और एक कौन था? ऑर्थर। फ्रैंक और ऑर्थर, दो पुत्र कौन कौन से हो गए उसके? एक फ्रैंक और एक कौन सा हो गया? ऑर्थर। इन दोनों की भी क्या कर दी? हत्या। इन दोनों की भी क्या हो गई साहब? हत्या हो गई। ये तो गौ हत्या ही हो गई एक तरह की, बच्चे ही तो थे यार, है कि नहीं? फिर लिखे आप, ये दो डॉक्टर थे ना, ठीक है, इन दोनों की भी हत्या कर दो, डॉक्टर सेल्डर और डॉक्टर सेबिल क्वांटम, डॉक्टर सेल्डर और डॉक्टर सेबिल क्वांटम, इनकी भी क्या कर दी? हत्या कर दी ना? फिर लिखे कोटा, कोटा के दूत या राजदूत लिख लो आप, देवीलाल की भी हत्या कर दी, देवीलाल की भी हत्या कर दी। लिख लिया? देवीलाल की भी हत्या कर दी। समझ गए यहां तक तो? और फिर लिखे कोटा के शासक, कोटा के शासक राम सिंह सेकंड। कोटा का शासक कौन है? राम सिंह सेकंड। कोटा के शासक राम सिंह सेकंड को क्रांतिकारियों ने महल में महल में नजरबंद कर दिया, आइसोलेट कर दिया इसको। कोविड के कुछ सिम्टम्स दिखे और क्या कर दिया गया इसको? बोले घर से बाहर नहीं निकलेगा, महल के बाहर नहीं निकलेगा।
अब यहां ये जो था कोटा का जो शासक था ये परेशान हो रहा था। यहां इसने बोला यार चाय पानी लेने के लिए तो बाहर निकलने दो, चाय खत्म हो गई, चीनी खत्म हो गई, अदरक भी नहीं है, कुछ तो रहने दो यार, ये थोड़ी कोई मतलब हुआ। तो अब यहां पर कोटा में एक मंदिर है वल्लभ संप्रदाय का। कौन सा मंदिर है? कौन सा मंदिर का नाम क्या है? मथुरेश जी मंदिर। कौन सा मंदिर है यहां? मथुरेश जी मंदिर। इस मंदिर के पुजारी थे, इस मंदिर के जो पुजारी थे उनका नाम था कन्हैयालाल गोस्वामी। कन्हैयालाल गोस्वामी को पता चला, या हम ये भी मान सकते हैं कि महाराजा ये जो महारावल जो थे उन्होंने इनको भी फोन किया, बोले यार आपकी सुनते हैं, आप तो पुजारी हो, आपकी मानेंगे क्रांतिकारी, आप उनसे बात करो। तो कन्हैयालाल गोस्वामी ने वकील जयदयाल मेहराब खार उनसे बातचीत की, क्रांतिकारियों से बातचीत की। बोले यार बापड़े को अंदर ही पटक दिया रे तुमने, कुछ ही नहीं है, खाने पीने की चीज़ें तक नहीं है, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, तो कुछ तो करवाने दो उसको, कैसे टाइम पास कर रहा होगा। तो अब क्या हुआ कि कन्हैयालाल गोस्वामी ने मध्यस्थता की, किस किस के बीच में? क्रांतिकारियों के बीच में और राम सिंह सेकंड के बीच में। इन्होंने क्या की? मध्यस्थता। मध्यस्थता होने के बाद में क्रांतिकारी मान गए, बोले ठीक है हम महारावल को थोड़ी बहुत रियायत दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमारा एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कौन करेंगे? महाराव साइन करेंगे, ठीक है ना। एक जो शपथ पत्र है या उनका जो एक एग्रीमेंट था उसके ऊपर कौन सिग्नेचर करेंगे? महाराव सिग्नेचर करेंगे। इस सिग्नेचर, ये जो शपथ पत्र था उनका, ये जो एग्रीमेंट था उनका, इसमें कितनी शर्तें थी? 9 शर्तें। कितनी शर्तें थी? 9 शर्तें थी। अब कन्हैयालाल गोस्वामी जी ने उससे बात की, महाराव राम सिंह से बात की, बोले उनके पास में एक एग्रीमेंट है, उस पर आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे। तो महाराव राम सिंह ने कहा, बोले बुला लो, हम कर देंगे साइन, आप बुलाओ तो सही उनको। क्रांतिकारी कन्हैयालाल गोस्वामी जो पुजारी थे उनकी मध्यस्थता से किससे मिले? राम सिंह सेकंड से मिले। उन्होंने बोला कि लाओ साहब कौन सा एग्रीमेंट है उस पर मैं साइन कर देता हूँ, पढ़ लेता हूँ। क्रांतिकारियों ने कहा पहले साइन कर दे, पढ़ के हम सुना देंगे। बोला पढ़ तो लूँ, बोला फिर रहने दे तू, रहने दे हम जा रहे हैं। बोला रुको रुको चलो साइन कर देता हूँ। साइन किए, बोले आप पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुनाया गया, 9 शर्तों को सुनाया गया। इसकी एक शर्त बड़ी खतरनाक थी, उसमें लिखा हुआ था 9 शर्तें। कितनी थी इसमें? 9। एक शर्त ये थी कि यहां पर किसकी हत्या हुई थी? मेजर बर्टन की हत्या हुई थी। तो यह साफ साफ लिखा हुआ था कि मैं कोटा का महाराव राम सिंह ये घोषणा करता हूं कि मेजर बर्टन की हत्या के आदेश मैंने दिए थे, ठीक है ना। साफ साफ उसमें लिखा हुआ था। उन्होंने सुनाया, महाराव ने कहा मराओगे यार, मैंने कब कहा था? बोले देख ले तेरे जच रही है तो ठीक है, नहीं तो अभी फाड़ के फेंक जाते हैं। बोले ठीक है यार तुम्हारे जचे वो करो। तो इस प्रकार से उनके बीच में जो एक सिग्नेचर हुए थे, जिस कागज पर हस्ताक्षर हुए थे, उसमें कितनी शर्तें थी? 9। और एक शर्त ऐसी थी जिसमें महाराव राम सिंह ने किसकी हत्या की जिम्मेदारी ली थी? मेजर बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। समझ गए ना? लिखे आप। मथुरेश जी मंदिर, मथुरेश जी मंदिर, मथुराधीश जी मंदिर भी बोलते हैं इसको। क्या भी बोलते हैं? मथुराधीश जी मंदिर भी बोलते हैं। मथुरेश जी मंदिर के पुजारी कन्हैयालाल गोस्वामी की मध्यस्थता से, कन्हैयालाल गोस्वामी की मध्यस्थता से क्रांतिकारियों, अभी कोई क्लास है क्या आपकी? आज कोई क्लास है इसके बाद में 9 बजे से? काय की?
क्या लिखवाई? क्रांतिकारियों एवं महाराव के बीच मैं तो ले लूंगा मैं तो एक बार में वो आगे भी बोल देता हूँ। अच्छा, इसीलिए था कि वो मैंने ये सोचा था कि 2 घंटे में लगभग हो जाएगा और थोड़ा बहुत बचेगा जो कल हो जाएगा। ठीक है। कितनी शर्तें थी इसमें? 9 शर्तें थी। अच्छा, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? देखो इसमें क्या रहता है, फैक्ट ज़्यादा होते हैं। 1857 की क्रांति, फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ना अपने किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, हालांकि उनमें हम मेन पढ़ेंगे क्योंकि किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन में इतने सारे फैक्ट हो जाते हैं, सारे पढ़ते हैं समझ में नहीं बैठता किसका कौन है। ठीक है। बाकी 1857 की क्रांति हर एग्जामिनेशन की दृष्टि से, आधुनिक राजस्थान जो आपके पोर्शन है यहाँ से आपके मेन टॉपिक होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। 1857 की क्रांति होती है और एक राजस्थान का एकीकरण होता है। इसके अलावा इसमें होता है प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, ये भी इसी में आते हैं। तो 1857 की क्रांति जो है, आप किसी भी एग्जाम में बैठना, किसी भी एग्जाम में इसके बाहर प्रश्न मुश्किल ही जाएगा। देखो ठीक है ना। तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको थोड़ा डीप से पढ़ना होता है और कुछ टॉपिक्स जो ऊपर से प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति आजकल कॉमन टॉपिक हो गई है, आसान सा टॉपिक है, तो इसमें से कहीं से भी कैसे प्रश्न पूछते हैं, है ना? सही पढ़ा रहा हूँ? लिखे आप। देखो आप लोग जब ऐसे, हालांकि ये कहा गया है कि बिना संदेह के विश्वास नहीं करना चाहिए। आप लोग तो बहुत पुराने विद्यार्थी हो यार मेरे, है ना? 2018 से राजधानी से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत पुराने विद्यार्थी हो। अब तक तो आपको पूरा पता है कि समझ रहे हो ना कि कितना क्या है, लेकिन फिर भी आप लोग डाउट करते हो। लिखो, मध्यस्थता से महाराव और क्रांतिकारियों में क्या हुआ? समझौता हुआ। समझौता हुआ जिसमें 9 शर्तें थी। जिसमें कितनी शर्तें थी? 9 शर्तें थी। उसकी एक शर्त क्या थी? अरे एक शर्त क्या थी उसकी? है ना? तो इसमें लिखो आप, समझौते के अनुसार और भी शर्तें थी खूब सारी कि शासन हम चलाएंगे, तू बैठा रहना, खूब सारी शर्तें थी, लेकिन जो मुख्य शर्त थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। समझौते के अनुसार महाराव राम सिंह ने मेजर बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी ली। मेजर बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी ली। लिख लिया? मेजर बर्टन की हत्या की क्या ली उसने? जिम्मेदारी ली। समझ गए ना? अब देखिए आप, अब ये काम चल रहा था, हालांकि मध्यस्थता से समझौता हो गया था, लेकिन महाराव राम सिंह को महल के बाहर नहीं छोड़ा गया था। उनको बोल दिया था आपको थोड़ी बहुत चाय पानी की सुविधा है, आप पास वाली थड़ी पे जा सकते हो, चाय पी सकते हो, फिर चुपचाप कहाँ जाकर बैठ जाओ? महल में जाकर बैठ जाओ। समझौता जरूर हो गया था। अब यहाँ क्या हुआ कि अपने यहाँ पास की एक रियासत थी। रियासत थी कहाँ की? करौली की। रियासत कौन सी थी? करौली रियासत। और करौली का शासक कौन था? मदन पाल सिंह। मदन पाल सिंह से बात हुई, बोले यार मदन पाल कुछ तो कर यार, क्रांतिकारियों ने बंदी बनाकर बैठा रखा है मुझे। बोला वो समझौता हो गया था। बोले समझौता तो हो गया था, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, फिर भी मैं कहाँ पर हूँ? महल में नजरबंद हूँ। तो अब सहायता किसने की थी? करौली के मदन पाल सिंह ने। और करौली के मदन पाल सिंह की सहायता से कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड को क्या किया गया था? नजरबंदी से, मतलब महल को क्रांतिकारियों से आजाद करवाया गया था। ठीक है ना? किसने सहायता की थी?
मदन पाल सिंह ने, जो कहाँ के थे? करौली के थे। लिखे आप, करौली के मदन पाल सिंह, मदन पाल सिंह की सहायता से मदन पाल सिंह की सहायता से कोटा के महाराव, कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड क्रांतिकारियों से मुक्त हुए, है ना। उनको किसने छुड़ाया? मदन पाल सिंह ने। बाद में एक अंग्रेज अफसर था रॉबर्ट्स, उसका नाम क्या था? रॉबर्ट्स। आप एक चीज ध्यान रखना, मदन पाल सिंह की सहायता से केवल और केवल किसको छुड़ाया गया है? राम सिंह को कैद से आजाद करवाया है, ये मान लो आप। तो पूरे कोटा में विद्रोह शांत नहीं हुआ है, कोटा राज्य में विद्रोह शांत नहीं हुआ, ये मान के चलो महल, राजमहल जो था उसके आसपास में जो क्रांतिकारियों का नियंत्रण था उससे आज़ादी मिली है राम सिंह सेकंड को, ठीक है ना। कोटा में अब भी क्या चल रहा था? क्रांति चल रही थी, और अब इस क्रांति का अंत कौन करेगा? रॉबर्ट्स। समझ गए ना आप लोग? लिखिए, अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज अफसर रॉबर्ट्स ने कोटा में विद्रोह को समाप्त किया। क्या किया? विद्रोह को समाप्त किया। लिख लिया ना। अब ये जो क्रांतिकारी थे ये भागकर कोटा से भागे। ये कहते हैं कि इधर कोई भंवरगढ़ क्षेत्र था, भंवरगढ़ की ओर ये गए, वहाँ पर इनके ऊपर अंग्रेजों ने जुर्माना लगाया। सेठों ने, ये कहते हैं कि यहाँ के सेठों ने, भंवरगढ़ के सेठों ने किसको सहायता की थी? क्रांतिकारियों को सहायता दी थी। लाला जयदयाल और मेहराब खां को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। तो ये भी लिख दीजिए आप, लाला जयदयाल और मेहराब खां को क्या दी गई? फांसी दी गई थी। लाला जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दी गई, ठीक है ना। ये कहाँ की क्रांति हुई साहब? कोटा की क्रांति हुई। समझ गए? समझ गए ना? किस किस की हत्या हुई? अरे हत्या, पहले क्रांतिकारियों ने किसकी हत्या की थी? बर्टन, उसके 2 पुत्रों की, 2 डॉक्टरों की, और एक जो राजदूत गया था उसकी हत्या कर दी थी। महाराव को बंदी बना लिया। आज़ाद किसने कराया? मदन पाल सिंह, जो करौली के शासक थे। बाद में इस क्रांति को पूरी तरह से समाप्त किसने किया? रॉबर्ट्स ने। समझ गए ना? अब देखिए आप, ये अपने कहाँ की क्रांति हो गई? कोटा की। अब हम लोग बात करते हैं, अब छोटे छोटे राज्य होंगे अपने, हमारे जो राज्य होंगे वो क्या होंगे? छोटे छोटे राज्य होंगे कि वहाँ पर क्रांति का क्या प्रभाव था, कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात वहाँ नहीं होगी। छोटे छोटे राज्य होंगे, जैसे धौलपुर में क्या हुआ, ठीक है ना, भरतपुर में क्या हुआ, जयपुर में क्या था, या जैसे मान के चले टोंक में क्या था, ठीक है ना। तो ये जो छोटे मोटे राज्य हैं इनकी हम बात करेंगे। आप लोग लिखो धौलपुर। धौलपुर, धौलपुर में जो शासक था, धौलपुर का जो शासक था उसका नाम क्या था? भगवंत सिंह, ठीक है ना। धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह। और ये जो भगवंत सिंह था ये भी क्रांतिकारियों का समर्थक था, सॉरी अंग्रेजों का समर्थक था, क्रांतिकारियों का दमन कर रहा था ये,
जब ये क्रांतिकारियों का दमन कर रहा था तो शुरू में यहां पर क्रांति की जो शुरुआत हुई, शुरू में जो क्रांति की शुरुआत की, यहां का एक नेता था देवा गुर्जर। कौन था? देवा गुर्जर। एक मूवी में भी था ये, एक मूवी में भी था देवा गुर्जर। देवा ही होगा शायद, मेला मूवी में देवा ही था ना। कौन था? गुज्जर। शायद देवा ही नाम था उसका भी, केवल गुज्जर ही था। चलिए खैर, तो उस समय यहां पर कौन था? देवा गुर्जर। तो देवा गुर्जर ने क्या किया, ये जो धौलपुर राज्य था इसके सैनिकों को, लगभग 3000 सैनिकों को अपने साथ में कर लिया, और यहाँ उसने जो राजकीय कोष था, धौलपुर नरेश का जो कोष था, उसको क्या किया था, उन्होंने लूटा था। तो आप ये लाइन लिखे, आप धौलपुर में क्रांति की शुरुआत की। धौलपुर में क्रांति की शुरुआत की किसने? डैश करके लिखो, देवा गुर्जर ने। देवा गुर्जर ने क्रांति की शुरुआत किसने कर दी? देवा गुर्जर ने। फिर लिखे आप, इसने कितने, मतलब आप तो यही लिख लो, आप लगभग 3000 सैनिकों को इकट्ठा कर, 3000 सैनिकों को इकट्ठा कर राज्य के खजाने से 2 लाख रुपए लूटे। राज्य के खजाने से 2 लाख रुपए लूटे। कितने लाख रुपए लूट लिए? 2 लाख रुपए लूट लिए। ठीक है ना? कितने लाख हो गए? 2 लाख। तो आप ये 2 लाख 4 लाख याद नहीं रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन क्रांति की शुरुआत धौलपुर में कौन कर रहा है? देवा गुर्जर। अब जो है बाद में यहां धौलपुर में कुछ क्रांतिकारी आते हैं। धौलपुर में कुछ क्रांतिकारी आते हैं, वो कहां से आते हैं? ग्वालियर से। एक तो कहां से? ग्वालियर से। और एक कहां से आते हैं? इंदौर से। ग्वालियर और इंदौर से ये क्रांतिकारी आए और यहां के लोगों ने इन क्रांतिकारियों का साथ दिया। यहां के लोगों ने किसका साथ दिया? ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों का साथ दिया। उस समय इनके मुख्य नेता थे, एक तो रामचंद्र, एक नेता तो कौन था उनका? रामचंद्र। और एक का नाम क्या था? हीरालाल। एक कौन था? हीरालाल। एक हीरा सिंह आया था अपने, कहां पर आया था वो? हीरा सिंह कहां आया था? नीमच में आया था क्या? अरे हीरा सिंह कहां पर आया था? और हीरालाल कहां आया है? धौलपुर में। दोनों का ध्यान रखना, ठीक है? तो अब ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारी जब यहां पर आए धौलपुर में, तो इन्होंने क्या कर दी? यहां पर क्रांति शुरू कर दी। और क्रांतिकारियों के नेता कौन थे भाई? रामचंद्र और हीरालाल। अब आपको पता है कि ग्वालियर और इंदौर बाहर के है कि नहीं है? अरे बाहर के है ना, ग्वालियर और इंदौर बाहर के है ना। तो वह रियासत जिसमें बाहर के क्रांतिकारियों ने क्रांति की, धौलपुर। वह रियासत जहां पर किसने क्रांति की? बाहर के लोगों ने क्रांति की। वो रियासत कौन सी है? धौलपुर है। इस क्रांति को दबाने के लिए सेना बुलाई साहब इन्होंने। सेना कहां से बुलाई थी? पटियाला से। पटियाला कहां पर है? पंजाब में। पटियाला कहां पर है? तो शुरू में क्रांति किसने की? देवा गुर्जर ने। फिर बाद में सैनिक कहां से आए? ग्वालियर और इंदौर से। इनके साथ में धौलपुर के लोग हो गए, और इनके जो नेता थे वो कौन कौन थे? रामचंद्र और हीरालाल। बाहर के लोगों ने कहां क्रांति की? धौलपुर में। और बाहर से सेना आकर, कहां से आई है सेना? पटियाला, जो पंजाब में है। तो पटियाला से सेना आकर जो क्रांति का दमन हुआ वो कहां पर हुआ था? धौलपुर में हुआ था। तो क्रांतिकारी भी बाहर के, और क्रांति को समाप्त करने के लिए सेना भी बाहर से आई। कहां पर है ये? धौलपुर में। इसलिए इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको फटाफट।
प्रारंभ तो कर ही दिया था ना, फिर लिखिए आप। बाद में ग्वालियर एवं इंदौर, बाद में ग्वालियर एवं इंदौर से आए क्रांतिकारियों, ग्वालियर एवं इंदौर से आए क्रांतिकारियों ने, ग्वालियर एवं इंदौर से आए क्रांतिकारियों ने धौलपुर में क्रांति की, धौलपुर में क्रांति की। यहां के लोग भी इनके साथ में हो गए थे, धौलपुर के लोग भी, है ना। क्रांतिकारियों के मुख्य नेता लिखो, क्रांतिकारियों के नेताओं के नाम लिखो, नेता करके डैश करके लिख दो आप। एक रामचंद्र और एक कौन थे, हीरालाल। एक तो रामचंद्र हो गए, दूसरे कौन से हो गए, हीरालाल। धौलपुर में क्रांति को समाप्त करने के लिए सेना कहां से आई थी, पटियाला से। तो लिख दो आप, धौलपुर की क्रांति को समाप्त करने के लिए, धौलपुर की क्रांति को समाप्त करने के लिए पटियाला से सेना भेजी गई, पटियाला से सेना भेजी गई। लिख लिया। और लास्ट लाइन लिखिए आप, धौलपुर ऐसी रियासत थी, धौलपुर ऐसी रियासत थी या ऐसा राज्य था जिसमें बाहर के क्रांतिकारियों ने क्रांति की, या राज्य के बाहर के क्रांतिकारियों ने क्या की, क्रांति की। तो बाहर के लिख लो आप, तो बाहर के क्रांतिकारियों ने क्रांति की तथा क्रांति को दबाने के लिए, क्रांति को दबाने के लिए सेना भी बाहर से बुलाई गई। ठीक है, सेना भी बाहर से बुलाई गई। लिख लिया। थैंक यू।